Dr. Munish Rana, you are most welcome in the Sports Academy Association of India. At our the previous topic, sports talent identification. It's a part 2. It start now. So over to you, Dr. Munish Rana. Thank you, Devendra sir. Actually, sorry for the delay to all my respected this meeting. So, no issue, sir. Please continue. Meeting we have just. Yeah. Just okay. Can you hear me, sir? मेरी voice clear है? Yes, clear है. आप start कीजिए. Voice clear है? Yes, okay. Yes. So, previous meeting में हमने discuss किया था what is sports talent identification. मतलब हमने सब पहले sports के बारे में किया था कि food and water, sports is the necessity. Why England, Germany, France, US made games an essential part of the education. So उसके बाद हमने किया sports for human being, for the life, physical, social, cognitive development and as well as emotional development. तो ये हमने last time किया था. Sound mind lives in a sound body. What is talent? What is sports talent? Talent identification needs. Why it is needed? So हम अगली जो यहाँ से हमने छोड़ा वहां तक हम चलते हैं. हाँ, ये हम लास्ट टाइम में थोड़ा सा हम जेनेटिक्स पे बात कर रहे थे. जेनेटिक्स द मेन थिंग बिहाइंड द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, उसके बारे में हमने बात कि स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स व्हिच आर अवेलेबल इन ह्यूमन बीइंग. सो व्हाट इज द रोल ऑफ स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स. तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन किया था कि रेड जो मसल टाइप ऑफ फाइबर्स जो रहते हैं, रेड मसल फाइबर्स, वो बेसिकली उसमें क्या रहता है, उसमें रेड मसल हैव रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ एसआर और उनका जो स्लो कंट्रैक्शन रेट होता है. तो रेड टाइप ऑफ जो फाइबर्स होते हैं वो देर तक काम करते हैं, वर्क करते हैं. इसलिए वो जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसर्स होते हैं उन नेचुरली जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि अंदर रेड मसल फाइबर हैं. ठीक है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है उसके बारे में बात की थी. और जो वाइट मसल टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं वो स्प्रिंट रेसेस में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं उसके बारे में बात हुई थी. देखिए, ये स्प्रिंटर जो एक स्प्रिंट एथलीट है, शॉर्ट रेस का एथलीट है, अगर हम उसकी बात करें तो 80% फास्ट ट्विच मसल्स उसमें पाए जाते हैं. स्प्रिंटर की बात हम इसमें ये करेंगे कि स्प्रिंटर दो स्प्रिंटर हु हैज द पोटेंशियल ऑफ ओलंपिक लेवल्स, मतलब इंटरनेशनल लेवल के एथलीट की बात करते हैं. ऐसे तो आप भी हम स्प्रिंट दौड़ सकते हैं, 100 मीटर 200 मीटर आप और मैं भी दौड़ सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जहां पे हमारा ट्रेनिंग लेवल फिनिश हो जाता है, जहां पे हम टेक्निकली साउंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आगे जाके हमारी लिमिट्स जो वो जेनेटिकली स्टॉप हो जाती है, उसकी बात कर रहे हैं. तो 80% देखो इसमें मसल ट्विच जो है फाइबर्स हैं वो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं. ठीक है, दैट आर द वाइट वन. और रेड इसमें देखिए ओनली 20%. मीन ये एथलीट जो होगा वो शॉर्ट स्प्रिंट के लिए बहुत अच्छा होगा. इसके मसल जो है वो जल्दी फास्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो देर तक नहीं कर पाएंगे, वो थक जाएंगे. इसलिए कि एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना कि शॉर्ट स्प्रिंटर्स में सक्सेसफुल होगा. ये हमने 3 एथलीट्स का यहाँ पे कंपैरिजन किया था. फर्स्ट जो था हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रनर, देखिए रनिंग है जो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. ये जो पर्पल कलर में है डिस्टेंस की बात करते हैं. तो इसमें देखिए कि लॉन्ग डिस्टेंस में क्या है कि इसमें रेड फाइबर्स इसके मसल, वाइट बहुत कम है. ऐसे ही अगर इसके बाद हम इस पे आते हैं, ब्लू पे आते हैं, तो ये मिडिल डिस्टेंस रेसर है, एथलीट है. इसके अंदर दोनों का मिक्सचर रहता है. जितनी क्वांटिटी में रेड है ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम बात करें 40-60 या 50-50 रेशियो हो सकती है. और स्प्रिंटर की वही बात है कि इसमें देखिए व्हाइट फाइबर्स ज्यादा है और रेड बहुत ही कम है, 80-20 की रेशियो है. बात आती है डज नेचर और नर्चर मेक ए टॉप स्प्रिंटर. जैसे अभी हमारा एक बहुत ही
हाई लेवल का डिबेट चलता है कि अगर भाई नेचर ने ही एथलीट बनाने हैं तो फिर हम ट्रेनिंग क्यों करवाएं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अगर हम जमाइकन की बात करते हैं, वेस्ट अफ्रीकन की बात करते हैं, अमेरिकन की बात करते हैं, कैरेबियन डिसेंडेंट की बात करते हैं, तो ये सारे जो है वो स्पीड पे, जैसे अभी ओसाफा बाबर ले लो, हुसैन बोल्ट ले लो, मॉरिस ग्रीन ले लो, ये सारे जितने भी रो में आए हैं, पूरी एक मतलब जो भी 100 मीटर 200 मीटर में जितने भी अगर हम बात करें, सारे मोस्टली आजकल जमाइकन की बात ही कर रहे हैं। तो क्या ये जो है नेचर ही इनको ला रही है, या इसमें नर्चर भी रोल प्ले करता है? तो नर्चर के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में तो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। तो while training and practice can obviously improve muscle performance, evidence suggests slow twitch fibers cannot be converted into the fast twitch. It is a reality कि आप you cannot change or convert the slow twitch muscle in the fast twitch muscle. तो it means कि आपका कहीं ना कहीं जेनेटिक और नर्चर जो है वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको 11, जैसे हमारे, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ स्टेडियम में एक लड़का था, वो सारी उम्र उसने स्टेडियम, मतलब उसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एकेडमी में रहा, लेकिन उसका 11 डेड हमने बेस्ट टाइमिंग देखा, कभी भी 11 डेड से उसका नीचे नहीं आया। तो इंडिया में भी अगर हम बात करें, वी हैव आई 10.30 10.20 समथिंग जो है हमारा 100 मीटर में, और अगर हम इंटरनेशनल की बात करते तो ये 9.76 तो पहले मॉरिस ग्रीन का आया था, उसके बाद शायद ये 7.2 या 7.0 तक भी हो गया है। जबकि जब ये मॉरिस ग्रीन ने जिस टाइम ये टॉक किया था टाइम 9.76, तो सारे बोलते थे कि ऑल मशीन कैन इम्प्रूव दिस टाइमिंग, लेकिन फिर भी अभी हो रहा है, आगे आगे और भी हो रहा है। तो इंडियन क्यों भाई इंडियन 10 से नीचे नहीं आ रहे, तो ये भी एक बात है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक और यहाँ पे जीन है जो स्पीड के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिन 3 जीन। ये जीन्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, एक्टिन 3 जीन्स के ऊपर, तो ये भी जो हम बात करते हैं नर्चर या नेचर की बात है, तो ये जो एक्टिन 3 है, ये वेरिएंट है इसका जो एथलीट, जो एलीट लेवल के टॉप एथलीट्स होते हैं उसमें पाया गया। अमेरिकन जर्नल जो है, एक जो रिसर्च जर्नल्स है, जेनेटिक्स, अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, तो उसमें एक पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल, ठीक है। उसमें क्या उन्होंने किस पे रिसर्च किया था, उसने क्या था कि दी एक्टिन 3 could give sprinter a boost, बस it gave extra power to the fast twitch muscle। तो जो एक्टिन 3 है, ये फास्ट ट्विच मसल तो ऑलरेडी है उसके अंदर, लेकिन उसको भी बूस्ट करता है अगर वो उसके अंदर एक्टिन 3 टाइप ऑफ जो है वो जीन। फिर स्टडी हुई, स्टडी शो दिस वर्जन ऑफ एक्टिन 3 डब्ड द स्प्रिंट जीन इज मोर कॉमन इन जमाइकन एंड अदर पीपल ऑफ वेस्ट अफ्रीकन डिसेंट। तो जब इस पे रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि भाई जो अमेरिकन, ये जो जमाइकन और साउथ अफ्रीकन जो जितने भी एथलीट हैं, उनमें एक्टिन 3 जो है वो जो है उसका डोमिनेंस है। मतलब फास्ट ट्विच तो दे हैव ऑलरेडी फास्ट ट्विच मसल, बट उसमें एक्टिन 3 भी है, ठीक है। अब बियॉन्ड द जीनोम की बात करते हैं। अभी देखिए, अगर हम सिंपल बोलिए कि भाई जमाइका इसलिए अच्छे एथलीट्स है वहां पे कि वो लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है, वो बियॉन्ड द जीनोम भी काम कर रहे हैं। They are very good having facility of track and field. They have a good respect and reputation of athletics in Jamaica. Their annual जो athletic meet होती है, they have an annual athletic championship जो कि हमारे यहाँ भी होती है, वहां पे उसको चैंप्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसको इतना ज्यादा वहां पे एथलेटिक्स के लिए रेसेस पे जो दौड़े होती हैं, दौड़ रनिंग की जितनी रेसेस होती हैं, उसको एथलेटिक्स को वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हजारों ही खेलें होती हैं, इस लगभग 54 या 56 जो स्पोर्ट्स हैं, दे आर approved and they are fully valid for the purpose of like job रिजर्वेशन के लिए और अदर एकेडमिक स्पोर्ट्स रिजर्वेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 54 और 56 गेम्स को रिकॉग्नाइजेशन दिया। उसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सी और गेम्स रहती हैं जो कि नॉन रिकॉग्नाइज है। लगभग 100 ग्रीन गेम्स जो है हम लोकल चलाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल की है। लोकल गेम्स तो बहुत है, लेकिन हमारा फिर भी होल्ड उतनी गेम है।
लेकिन जब ऐसी कंट्री जहाँ एथलेटिक्स को ही प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ जो एथलेट मीट होती है उसको चैंप के नाम से बुलाते हैं, उनका एथलेटिक्स के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो जोर देते हैं. जमाइकन investment in a ancient training system to pick out the nurture potential elite track athlete. तो एथलीट उनको बनाने के लिए वो बड़ा ध्यान देते हैं. और दूसरा क्या है कि दे हैव रोल मॉडल अपॉर्चुनिटीज. उनके पास रोल मॉडल है, उनको पता है, उनके एथलीट्स को पता है कि भाई मॉरिस ग्रीन ने क्या किया, उसाफा पावेल ने क्या किया, हुसैन बोल्ट का क्या नाम है वर्ल्ड में. तो उनके लिए जब रोल मॉडल होते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ भाई चानू एक रोल मॉडल लड़की लिए आई है, इससे पहले सानिया मिर्जा है, पीवी सिंधु है, चाहे कुरानी देवी थी, है ना. तो ये सारी लड़कियां जो हैं जितनी भी हमारी आती हैं आगे, है ना, चाहे वो फोगाट सिस्टर हैं, तो मतलब ये रोल मॉडल होते हैं. जब तक जैसे रोल मॉडल निकलते हैं तो बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो वहां पे एथलीट्स क्या हैं, जो रनर्स बेसिकली क्या, स्प्रिंटर क्या, वो रोल मॉडल है, इसलिए वहां पे लोग जब एथलेटिक्स को रेफरेंस करें. अब इंडिया एथलेटिक्स को बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं. साउथ सिटी, अगर हम स्टेट्स की बात करें, क्या हो गया, जैसे हमारा ठीक है, इधर से बात करें, थोड़े से पंजाब में निकले हैं, पंजाब से राजस्थान हरियाणा थोड़े से निकले हैं, स्ट्रेंथ जो है यहाँ, तो ऐसे रोल मॉडल होंगे तो ज्यादा नहीं. बाकी क्या है कि इट इज सोशेबल एंड इवेंट फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज. वो अर्ली एज में इसको एज ए सोशल कंपटीशन स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल लेवल पर. ठीक है, देखिए अगर हम ये टेस्ट, हम उस दिन बात कर रहे थे जब लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था, कि वो हमारे यहाँ पे जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि हम एथलीट्स को जैसे सपोज बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो सबसे लंबा है, चल भाई तू बास्केटबॉल में आ जा, हाँ भी बहुत हेल्दी लगा, तगड़ा लगा, चल अगर यू ज्वाइन कबड्डी और यू ज्वाइन रेसलिंग, पहलवान बन जा. लेकिन फॉरेन में बेसिकली जो स्पोर्ट्स को एक पैशन के रूप में देखते हैं, जो ओलंपिक के लिए सिस्टमेटिकली जो तैयारी करते हैं, वो इस चीज को लैब में लेके जाते हैं. ठीक है, मैंने लास्ट टाइम स्लो ट्विच फास्ट ट्विच मसल की बात की थी, तो वो उसको जज करते हैं. जैसे हमारे कैंसर का बायोप्सी टेस्ट होता है ना, बायोप्सी टेस्ट, वैसे बायोप्सी टेस्ट करते हैं वो. ठीक है, तो बायोप्सी टेस्ट के लिए देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए फाइबर को कैसे इन्होंने जो है वो ऑपरेट किया, उसको ऊपर का जो है स्किन का, उसको हटा के कैसे उसको निकाला है. दूसरा मेथड साइड में ये जो एथलीट लेटा हुआ है शॉर्ट्स डाल के, उसमें कोई निडल टाइप उसको पंच करके जो ऊपर दी हुई है सबसे टॉप जहाँ ये एथलीट बना है, उसकी टांगे दिख रही है, उस पे साइड में देखिए लिखा स्किन और बायोप्सी निडल. तो ये स्किन पंच करके बायोप्सी निडल से कैसे फाइबर निकालते हैं और उसको फिर टेस्ट करते हैं कौन सा फाइबर है, इसमें स्लो ट्विच है या फास्ट ट्विच. तो उससे कि वो एक ट्रेनिंग जो रिज्म है वो ऐसे तैयार करते हैं कि एज पर देयर जेनेटिक्स. अगर हम इसमें और बात आती है, अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल एथलीट की, राइट, तो इंडिया में हम बात करते हैं देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एथलीट्स. देखिए लड़कियों को मेल और फीमेल जैसी ट्रेनिंग नहीं दे सकते. ठीक है, बिकॉज दे आर जेनेटिक, एनाटॉमिकली and physiologically they are different than the male to some of extent. ठीक है, like first क्या है कि they have an anatomical structure, जो उनका है, उनका स्ट्रक्चर जो है कभी भी उनके हैंड स्ट्रेट नहीं हो सकते. अगर आप कोई लेडी को देखेंगे तो उसकी कमर जो है, वेस्ट रीजन जो है, वो आपको कदर आएगा. जैसे फ्लैट हमारा जेंट्स का रहा, वो होगा ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट है. क्यों? उसको नेचर ने ऐसा बनाया है कि उन्हें एक बेबी को कैरी करना है. उसका पेल्विक पोर्शन जो ब्रॉड है, तो वो कभी भी मेरे ऐसा परफॉर्म एक्टिविटी में नहीं आएगी. ठीक है, दूसरा क्या है कि जैसे मेल हमारे टेस्ट्रोजन हमारे सीक्रेशन होता है, लेडीज में एस्ट्रोजन होता है. बिकॉज ऑफ टेस्ट्रोजन हमारा मसल बिल्ड होता है, मसल हाइपोट्रॉफी होती है मसल की. लेकिन लेडीज कितना भी जिम कर ले, हमसे ज्यादा, मेल से ज्यादा आजकल लड़कियां जिम कर रही हैं, उनकी बॉडी शेप में तो आ जाएगी लेकिन उसके मसल नहीं बनेंगे. सम ऑफ एक्सटेंट कई कभी ऐसे हैं जो जिनके बनते हैं, बहुत रेयर है 1%, तो लेकिन उनका मसल, क्योंकि उनका
अंदर हार्मोन्स वैसे हैं। ऐसे ही हमारा मेल बैडनेस जो पैटर्न है, गंजापन है, वो ड्यू टू टेस्ट्रोजन है। लड़कियां गंजी नहीं होती हैं क्योंकि उनका वो टेस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन्स नहीं होता है। दूसरा क्या है कि फीमेल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो हमारे नेवल रीजन पे होती है, नाभि पे होती है, वो लो होती है। जब उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है तो वो उनको एक बहुत ही अच्छा बैलेंस उनके अंदर आता है, बॉडी बैलेंस के लिए वो अच्छे होता है। इसीलिए जिम्नास्ट अगर हम बात करें लड़की और लड़के दोनों की, तो लड़कियां जिम्नास्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आज तक जिसने 100% परफॉर्म किया वो लड़की है, ठीक है। चाहे वो आप उसको फ्लोर एक्सरसाइज की बात कर लें, ठीक है, चाहे उसको पैमल हॉर्स पे बात कर लें, तो गर्ल्स जो है उनका बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है बॉयज के, क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो। लेकिन उनके जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो वीक होते हैं। वीक इन द सेंस कि इन द कंपैरिजन ऑफ मेल, तो हमको उनको वैसी एक्सरसाइज नहीं दे सकते। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात है यहाँ पे कि जो पेन बियरिंग कैपेसिटी है, दर्द सहने की क्षमता है, दैट इज मोर इन फीमेल देन मेल। ठीक है, उनका डेंस में कुछ इसका वो आई कैन नॉट आई फॉरगेट द पर्टिकुलर उसका जो जैसे रहता है ना कि इतने डेंस, वो मैं बताना आपको फिगर में अभी याद भूल गया है, नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊंगा। इस पे रिसर्च हुई है, तो वो फीमेल हैव मोर पावर टू बियर द पेन। सो अगर हम स्पोर्ट्स टैलेंट इंडिया की बात करते हैं, तो जैसे मैं पिछली बार भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि आफ्टर 1984 आते आते हमारी इंडियन हॉकी टीम पहले तो ब्रॉन्ज मेडल पे आई, सबसे पहले गोल्ड लेती थी, सिल्वर लेती, ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन 1984 आते आते हमारा ब्रॉन्ज भी नहीं आया ओलंपिक। फिर उसके बाद में भाई सब ने सोचा, इंडियन स्पोर्ट्स जो हमारे एक्सपर्ट थे, मिनिस्ट्री थी, कि नहीं, वी नीड ए स्पोर्ट्स पॉलिसी, बेसिकली वी नीड स्पोर्ट्स टैलेंट हंट इन इंडिया। सो दे एस्टैब्लिश साई। उसके बाद में उन्होंने उस टाइम यूएसएसआर, जो रशिया उस टाइम सोवियत संघ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, नंबर वन वही था वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे अभी यूएस से चाइना है, तो उस समय वो यूएसएसआर था। अभी भी अगर हम बात करें, अगर यूएसएसआर की जितनी कंट्री डिवाइड्स हुई है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, रशिया, ये इन सबको मिला दे तो मेडल्स अभी भी इन्हीं के ज्यादा है। तो ये फिर रशिया, यूएसएसआर उस टाइम पावर थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनएसएनएस ने, जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स और एलएनसी ग्वालियर ने, इन लोगों ने मिलके एक जो है वो इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट हंट का एक सिलेक्शन करने के लिए एक प्लान बनाया। तो उन्होंने एक टेस्ट बैटरी बनाई। टेस्ट बैटरी मीन एक ऐसा टेस्ट बनाया जिससे हम स्पोर्ट्स टैलेंट हंट कर सकते हैं। हम प्लेयर्स का, जब बडिंग टैलेंट का, नॉन प्लेयर्स को, उनको चेक कर सकते हैं कि उसमें फिजिकल फिटनेस या मोटर फिटनेस की कितनी क्वालिटीज हैं, क्या वो फ्यूचर एथलीट बन सकते हैं, फ्यूचर प्लेयर बन सकते हैं। तो उसके लिए टेस्ट बैटरी बनाई। आज भी वो बैटरी यूज होती है, जो हमारे जितने भी हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं, साई के हॉस्टल्स हैं, उनमें एडमिशन के लिए वो क्राइटेरिया यूज होता है। अगर आप में से किसी ने कभी ट्रायल दिया हो या देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक सिट एंड रीच होता है, पहले वो बैंड एंड रीच था, एक मेडिसिन बॉल पट होता है, दूर फेंकना होता है बैठ के, तो वो हैंड्स और अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, एक 60 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट होती है, वो इसके लिए स्पीड के लिए होता है। फिर उसके बाद में 12 मिनट रन एंड वॉक होता है, वो इंडोरेंस के लिए होता है। ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप हैरान होंगे कि ये जो बैटरी है, ये सबसे फ्लॉप इंडिया में साबित हुई। अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि ये बैटरी थी यूएसएसआर की। अब आप देखिए कि जो नॉर्म्स यूएसएसआर के हैं, क्या वो इंडियन पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं? जितनी उनकी हाइट है, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है यूएसएसआर के बच्चों का या प्लेयर्स का, वो इंडिया के तो नहीं है ना। उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, स्नोफॉल एरिया है ज्यादा। इंडिया में तो कहीं डेजर्ट है, कहीं हिल्स हैं, कहीं सी शोर है ना। तो हमारा तो वो एक ही जैसी बैटरी और एक ही जैसे नॉर्म्स नहीं इंडिया में लागू होने थे। तो ये किया, लेकिन ये फ्लॉप निकला। तो लकीली मैंने जब पीएचडी स्टार्ट किया इन 2003, तो मैंने अपने गाइड के साथ डिस्कस किया कि सर, मैंने कहा आई वांट टू चेक दिस बैटरी, टैलेंट सर्च हंट की जो साइकी बैटरी, एंड आई वांट टू इंक्वायर कि वेदर इट इज फिट टू इंडियन पॉपुलेशन और नॉट।
सर ने बोला ठीक है आप ले सकते हो उसको, तो मैंने लिया। तो मैं उस टाइम पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी में एक जैसे क्रीड़ा प्रबोधनी वहां बोलते हैं, तो वहां पे एक बालेवाड़ी स्टेडियम है, पुणे में बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो वहां पे बच्चों को रखते हैं वो, जैसे साई का है वहां पे स्टेट का हॉस्टल है। तो वहां पे मैं जो उनके टैलेंट हंट करने वाले एक्सपर्ट थे उनसे बैठा, मैंने कहा ऐसे ऐसे, बोले ठीक है ये हमारी बैटरी है, आप हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको हम बताते हैं कैसे करनी है। मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने पायलट स्टडी करने के लिए मैं वापस आ गया। मैंने पायलट स्टडी की वहां पे महाराष्ट्र मंडल स्कूल है मेरे मतलब यूनिवर्सिटी के साथ थी, वहां उनके बच्चों पे मैंने टैलेंट जब पायलट स्टडी किया 50 बच्चों पे, तो कोई भी बच्चा उस बैटरी के अंदर उसमें था जैसे गुड, सॉरी वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, तो सारे बच्चे पुअर में आए। तो मैंने कहा यार आइदर आई एम इम्प्लीमेंटिंग रॉन्गली दिस बैटरी, और या तो ये बैटरी ठीक नहीं है। फिर मैंने उनके पास गया, मैं दोबारा से जब मैंने पायलट स्टडी जो की थी उन एक्सपर्ट के पास, वो बोलते भाई साहब कोई भी नहीं आएगा आपका बच्चा, हम पूरे महाराष्ट्र की करते हैं, हमारे पास 1.5 से 2 लाख बच्चों का हम करते हैं, उसके बाद भी हमारे पास जो है वो एक्चुअल फिगर में जो है वो 3 डिजिट में आते हैं, लाखों में जो बच्चे 3 डिजिट में आते हैं। तो ये बैटरी जो है वो इंडियन पॉपुलेशन पे लागू नहीं होती है। चलो ठीक है, मैंने अपना रिसर्च किया, हिमाचल के बच्चों का मैंने रिसर्च के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गया, और फिर मैंने अपनी नई बैटरी बनाई। लकीली वो अच्छी बैटरी बनी, साई ने उसको एक्सेप्ट किया, और एनएएस पटियाला से एक जर्नल निकलता है, जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस, वो उन्होंने उसमें पब्लिश किया, एंड दे एक्सेप्ट दैट दिस बैटरी इज रॉन्ग। तो वो मेरे पास अभी पब्लिश पेपर है, उन्होंने मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो ये टैलेंट हंट की जो है वो बैकग्राउंड है। अभी भी इंडिया में जो टैलेंट हंट होता है वो पहले इन्होंने 95 में 9 to 12 ईयर्स के लिए बनाया था। बेसिकली जो प्रायोरिटी गेम्स है, एथलेटिक, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, इन गेम्स के लिए इन्होंने कैटेगरीज की गेम्स के लिए हंट किया था शुरू। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ स्पेशल एरिया गेम्स आए, जैसे सपोज अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, वहां पे अच्छा है, रेसलर और बॉक्सर अच्छे हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम आई, स्पोर्ट्स हॉस्टल स्कीम है, फिर आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, ये तो अभी भी चल रही है। बच्चों को लेती है, ठीक है, 14 करती है, और बाद में उनको इंडक्ट करती है आर्मी में। स्कीम्स है छाई की, जो भी मिनिस्ट्री की चल रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसमें, ये जो स्कीम्स हैं। कंटिन्यू मानसी। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, हाँ, स्क्रीन शेयर है मेरी? यस, आवाज आ रही है। स्क्रीन आपकी अनशेयर हो गई है, आप शेयर कीजिए स्क्रीन। मैं 1 मिनट, हाँ 1 मिनट सर। कोई नहीं, योगेंद्र जी भी आ गए हैं। हेलो दिख रही है योगेंद्र सर? शर्मा जी, हाँ आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग योगेंद्र जी। शौर्या दीक्षित, ममता राउटेला जी, वेलकम। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं डॉक्टर साहब? सर 1 मिनट, आई एम जस्ट, Cool. हाँ मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कूल कूल सर, कूल। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। हो रही है? हाँ, तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, इंटरनेट का है स्लो आपका, इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है। यस, देखिए सर, ठीक है, अभी आगे स्क्रीन यह स्क्रीन आ गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हो रही है स्क्रीन शेयर सर? यस यस सर। सर ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हम टैलेंट हंट की बात कर रहे हैं, 1984 में साई और एलएनआईपी ग्वालियर की सहायता से इन्होंने यूएसएसआर के जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट थे उन्होंने बनाई थी। उसके बाद में कुछ प्लान शुरू हुई थी, तो लेटेस्ट इसको रिवाइव किया गया था। जैसे साई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, डिफरेंट एसटीसी दिए हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जैसे पटियाला में अभी हैं, कई जगह और भी हैं। स्पेशल एरिया गेम्स हैं, जो स्पेशल एरिया, यहाँ पे स्पेशल गेम्स के लिए
पोटेंशियल है, जैसे मणिपुर, हरियाणा ऐसी जहाँ पे है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो कबड्डी, मलखम, खो खो, तो साई नेशनल स्पोर्ट एकेडमीज खोली हैं। इसमें रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल बोथ है। बच्चे अपने स्कूल में आते हैं, साथ में स्पोर्ट्स करते हैं और घर को चले जाते हैं, और उनको मंथली और एनुअली ऑनरेरियम मिलता है किट्स खरीदने के लिए, डाइट के लिए। कुछ एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की बात की थी, अभी भी चल रही है वो तो। एनएसटीसी रेगुलर स्कूल है। एनएसटीसी अखाड़ा मूवमेंट आई थी, ये अखाड़ों को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने मैट्स प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। फिर अभी लेटेस्ट चल रही है आईजीएमए, ये है इंडिजिनियस गेम्स एंड मार्शल आर्ट। इसमें आपका जो है कलारी पट्टू, पाइटू जो हमारा चल रहा है, गतका है, इसमें थांगटा है। तो ये जो भारतीय मार्शल आर्ट है, इनके लिए अभी खेलो इंडिया में भी इस बार आप देखेंगे तो खेलो इंडिया में जो है कलारी पाटू और गतका और आपका थांगटा, ये सारी गेम्स जो हैं, और एक और है, तो ये सारी इस बार आपको दिखेंगी भी इंडियन मार्शल आर्ट्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्टार्ट होता है कि हम ओलंपिक के लिए अगर हम तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, इफ वांट टू प्रिपेयर फॉर द ओलंपिक, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में टॉप पे देखिए, असेस फिजिकल कंडीशन। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। तो असेस फिजिकल कंडीशन, सबसे पहले हमने जिस प्लेयर को ओलंपिक लेवल पे लेके जाना है, उसका हमें एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल उसका जो है वो असेसमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद में उस बच्चे को उस एप्रोप्रिएट जो भी उसकी फिजिकल फिटनेस या उसका मोटर एबिलिटी है, उस जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो उसका जो भी हम उसको बोलते हैं कि उसका एनाटॉमिकल हाइट, वेट, उसका स्ट्रेंथ, मोटर फिटनेस, जो उसके अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए है, तो वो क्या किस गेम के लिए अप्रोप्रिएट है, उस गेम में डालना। उसके बाद में उसको एक अच्छा प्लेस चाहिए ट्रेनिंग के लिए, मे बी उसका नियरेस्ट स्टेडियम हो, कोई भी हो, ठीक है। अब उसको प्लेस मिल गया, उसके बाद में कोई भी गवर्निंग बॉडी चाहिए उसको। अभी खेलता रहे गांव में, कोई उसको कहीं उसको ये नहीं पता कि मैं किस स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फेडरेशन के साथ अटैच हूँ, कब नेशनल होगा तो भी उसका खेलना बेकार है। तो उसको गवर्निंग बॉडी चाहिए जो उसको टाइमली जूनियर, सीनियर जो है इंटर यूनिवर्सिटी ऐसे कंपटीशन में भेजे। फिर स्टार्ट कंपीटिंग, जब वो गवर्निंग बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा, फिर वो कंपटीशन में स्टार्ट हो जाएगा पार्टिसिपेट करना। उसको डेफिनेटली एक कोच भी अच्छा मिल जाएगा। फिर वो अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करेगा, उसको फाइनेंशियली हेल्प भी मिलेगी, एड भी मिलेगी, ठीक है। फिर वो नेशनल चैंपियनशिप में जाएगा। फिर वहां जाके नेशनल चैंपियनशिप में जब जाएगा तो वो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे रहेगा वो, या थर्ड नंबर पे रहेगा तो वो इंडियन कैंप में जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल के लिए लगते हैं, जैसे ओलंपिक्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, तो वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा, वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करेगा। तो देखिए इसमें फिजिकल फिटनेस जो है वो जो असेसमेंट जो है टैलेंट हंट का, वो पहला पायदान है। फिर उसके बाद में अप्रोप्रिएट गेम है, फिर उसको ट्रेनिंग के लिए प्लेस है, फिर गवर्निंग बॉडी है, फिर वो कंपटीशन में जाएगा, अच्छा कोच मिलेगा, फिर फाइनेंस की व्यवस्था होगी, फिर वो नेशनल कंपटीशन में जाएगा और लास्ट में वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। अब देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। अभी फाइनेंस जो वाला स्ट्रक्चर है ना, ये फाइनेंसिंग, ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे अभी अभी उन्होंने बोला है कि भाई अभी अभी 25-25 लाख किसी एथलीट को दे दिए कि भाई आप जाओ इंटरनेशनल लेवल पे, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके ट्रेनिंग करो। लेकिन ये 25 लाख हमने अभी दिए उसको, जैसे अभी जो भी ओलंपिक में मेडल जीत के आएगा उसको नियर अबाउट, जो भी मेडल जीत के आएगा उसको 15 से 20 करोड़ रुपया मिल जाएगा। कुछ बिजनेस हाउसेस भी देंगे, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, है ना। लेकिन उसका जो ये वाला है, इतना पैसा अगर हमने फिजिकल असेसमेंट में, टैलेंट हंट पे इनिशियली तौर पे लगाएं, जब जमीनी रूप पे उस पे वो पैसा हम मास पब्लिक पे लगाएं, 15-20 करोड़ एक एथलीट को देंगे, नो डाउट वो एथलीट उठ के आया है, उसको बनता है उसका उसको देना। इतने पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड में 220, 25, 30 कंट्रियों में से उसने मेडल जीता है, उसको बनता है देना। लेकिन इतना पैसा अगर हम उसको 20 करोड़, अगर हम वही पैसा अगर हम मास टैलेंट हंट पे लगाएं, तो वो और उसी पैसे को फिर हम धीरे 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 ट्रेनिंग पे, स्ट्रक्चर पे खर्च करें तो ज्यादा आएंगे। हो क्या रहा है अभी, ये जो हम बात कर रहे थे, ये जो स्पोर्ट्स टैलेंट की जो बैटरी की बात कर रहे थे, साई जो करती है, अभी भी हॉस्टल्स में बैठते हैं, साई हॉस्टल में, दिल्ली में भी है, जैसे छतरसाल स्टेडियम है,
ठीक है, और चंडीगढ़ में है, दिल्ली, हर जगह है स्टेडियम ये जो साई के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं। अब वहां पे कितने लोग जाते हैं? जो लोग न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं कि वहां पे ट्रायल है भाई, ठीक है, जब किसी को किसी एक्स प्लेयर ने बता दिया, किसी के सीनियर प्लेयर ने बता दिया, किसी के घर में कोई अच्छा जानकार है, उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या कोई वो खुद कोच है वो भेज देगा। लेकिन मासेस तो नहीं पार्टिसिपेट करती ना इस ट्रायल में। जब तक मासेस इस ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारे पास अच्छा टैलेंट आएगा नहीं। अब आप बात करें, अगर किसी स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए 20 सीट्स हैं और ट्रायल देने वाले आए 100, तो क्या एक सीट के पीछे 5 ही लोग तो आए? अगर हमारे पास 10,000 लोग 20 सीट के लिए ट्रायल देने के लिए आए, 50,000 आए, तो 50,000 जब एक सीट के लिए 20 सीट के लिए ट्रायल देने आएगा स्पोर्ट्स हॉस्टल में, तो कितना ज्यादा अच्छा क्रीम में से क्रीम हमारे पास आएगी। वो तो ऑलरेडी जेनेटिक, ऑलरेडी फिजिकली फिट, ऑलरेडी बिल्कुल स्किल्ड एथलीट आएंगे। उनको तो हम, जैसे हम बोलते हैं ना कि गधे से घोड़ा बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हमें बीच वाला मॉडल मिल जाए तो उसको घोड़ा जल्दी बना सकते हैं हम। तो ये बीच वाले मॉडल हमारे पास आएंगे तो हम उसको जल्दी तैयार करेंगे। तो एक बार चंडीगढ़ में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे मतलब ओपन हाउस था, तो वहां पे सब लोग अपना अपना व्यू शेयर कर रहे। तो मैंने उस टाइम, मैं भी यंग एथलीट था, मतलब यंग स्कॉलर था, मैंने भी रेज हैंड किया। तो मेरी बात को हालांकि उन्होंने इतने सीरियसली नहीं लिया। जो अभी खेलो इंडिया में ये लिया है, अभी खेलो इंडिया फिटनेस जो ये फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है, बेसिकली मैंने उस टाइम वहां से उठ के बोला था कि टैलेंट हंट की बात करते हैं आप, यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट साई के भी आए हुए हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर फिजिकल टीचर जो स्कूल का है या स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर है, वो एनुअली जब बच्चा स्कूल में आता है, जैसे बच्चे का एडमिशन टेस्ट होता है, क्या हम बच्चे का हाइट, वेट, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे नॉर्म्स एक बार जज नहीं कर सकते? हम एक टीम बना के टीचर्स की, जिसमें नॉन स्पोर्ट्स टीचर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल एक कमेटी बनाए, हमें 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास सभी बच्चों का डाटा आ जाएगा। कुछ बच्चे उसमें से नेचुरली एथलीट होंगे, जो बच्चे हॉस्टल में ट्रायल देने तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनका ट्रायल हम स्कूल में ले लेंगे। तो हमारे पास कितना टैलेंट आएगा। एक बार फिट, आपने पढ़ा होगा, एक बार ये पहले मूवमेंट भी चली थी, एनएसडी, नेशनल फिटनेस जो था, एक मूवमेंट चली थी, उसमें भी ऐसा किया था, लेकिन वो फेल होगी। वो ज्यादा एनएसडी ऐसी कुछ मूवमेंट थी, उसमें एनडीएसआई रखे गए थे, तो वो मूवमेंट भी चली थी। लेकिन मैं ये जो कह रहा था, अभी देखिए वही फिट इंडिया मूवमेंट में हर स्कूल का डाटा अपलोड करने के लिए बोला है उन्होंने, लेकिन जब से ये कोविड के कारण अभी नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन हमारे सारे एक्टिविटीज हो रही है। तो ये स्पोर्ट्स टैलेंट की बात अभी हम कर रहे हैं। अभी सारी बातें होगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अभी देखिए, इंडिया गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, ठीक है, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो अभी तक हमारे पास फेस हो रही है, वो फर्स्ट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, हमारे पास, हम मान लो हम विंटर ओलंपिक्स गेम में जाना चाहते हैं, हमारे पास इंडिया में स्नोफॉल एरिया कहाँ पे है? J&K, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम। तो हम 4 स्टेट को लेके विंटर ओलंपिक्स में तो नहीं फाइट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। अगर हम 100 मीटर की बात करते हैं, 200 की कोई भी एथलेटिक इवेंट कराते हैं, हमारे पास टाइमर्स अच्छे नहीं है, हमारे पास कंप्यूटराइज बेस्ड, जो हमारे पास गन फायर से हम स्टार्ट देते हैं, वो अभी भी क्लैपर, लकड़ी क्लैपर से क्लैप बजाते हैं और रन भाग जाते हैं, तो वो वेरिएशंस आ जाती है टाइम की। हमारे पास वो कंप्यूटराइज अभी भी स्टेट फॉरेन में स्टेट लेवल कंपटीशन भी उसी से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी उसी से होते हैं। फिर हमारे पास R&D की कमी है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो बहुत ना के बराबर है, ठीक है। देखिए, आपने देखा होगा न्यू हेलमेट्स आ रहे हैं, एयर डायनेमिक्स जो हमारा, उसकी फ्रिक्शन कम करने के लिए। हमारे कॉस्ट्यूम्स जब हमारे आए थे, अभी तो चलो कॉमन हो गया, एथलीट्स पहले पहले बार आए तो बिल्कुल टाइट कॉस्ट्यूम डाले, जैसे वो वन पीस डाल के वो रनिंग कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। तो वो सारा एयर फ्रिक्शन कम करने के लिए, वाटर फ्रिक्शन कम करने के लिए,
इवन कि वो दे शेव देयर हेयर्स, वो अपने बाल को भी शेव कर देते हैं कि उससे भी एयर रेजिस्टेंस ना हो, हमारा टाइमिंग भी फर्क ना पड़े। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत से सिंथेटिक, स्टेट में सिंथेटिक ट्रैक नहीं है अभी तो नाम मात्र है। हमारे पास हॉकी के एस्ट्रोटर्फ नहीं है, फॉरेन में एटलीस्ट हाफ कोर्ट एस्ट्रोटर्फ मिल जाता है आपको, सिंथेटिक ट्रैक स्कूल्स में भी अवेलेबल है, राइट। वी हैव ए लैक ऑफ साइंटिफिक कोचिंग एंड ट्रेनिंग, हमारे पास वही अभी भी हिट एंड ट्रायल मेथड से कोचिंग हो रही है। साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए हमारे पास दिल्ली, पटियाला और 2-3 और बेंगलोर ऐसे 3-4 लैब्स हैं जो फिजियोलॉजी की लैब है, इससे ज्यादा हमारे पास है ही नहीं है। ठीक है, हमारे स्कूल अभी भी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत कम ध्यान देते हैं, दे आर लीस्ट अवेयर, और वो देते नहीं है। वो टाइम टेबल भी बनाएंगे तो दे गिव द, मतलब वो टाइम देंगे उसको जो बिल्कुल बेगा टाइम होगा, और वो भी कई बार क्या कहते हैं अदर सब्जेक्ट के उसको रिप्लेस कर लेते हैं कि भाई मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, आप अपना पीरियड दे दो। ठीक है, वेरी नाइस। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। वो अभी भी पेरेंट्स को वो है, लेकिन जैसे ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं, अभी आज चानू जो है उसको एएसपी प्रमोट भी कर दिया है, ऐसे हरियाणा में मैक्सिमम लोग जितने ओलंपियन है वो डीएसपीज हैं। अब पीवी सिद्धू को अभी पीछे देखा होगा आपने, उसको बीडीओ जैसा रैंक, जैसा पीसीएस रैंक दिया उसको। तो ऐसी चीजें अभी पेरेंट्स को पता चल रही हैं, लेकिन अभी भी पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 10th करना है, उसके बाद में तूने 11th-12th में एनआईटी कोचिंग लेनी है, आईआईटी जेई क्लियर करना है, तूने नीट बन के एमबीबीएस करनी है, बस वो उसी के पीछे है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसी लाइन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जैसी लाइन बहुत अपने लिए भी और अपने कंट्री के लिए भी लॉरल भी लाती है, अपनी फिटनेस भी बढ़ाती है। फिर है हमारी जितने भी एनएसएफ है, जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, आप किसी को भी उठा लीजिए, मेनली प्रेसिडेंट उसमें सारे पॉलिटिशियन होंगे। ये तो भला हो कि एक हमारी जो 2017 में एक वो जस्टिस, अभी मैं उनका नाम भूल गया, उनकी कमेटी आई, उस कमेटी के बाद उन्होंने ये श्योर कर दिया कि 2 टर्म्स के बाद कोई भी नहीं रह सकता, और दूसरा कि 50% आपको एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन इस एसोसिएशन में लेने पड़ेंगे। जैसे वो फुटबॉल के थे वेस्ट बंगाल में, मुंशी कौन से थे वो काफी साल वही रहे। बॉक्सिंग में वो थे ये अपने हरियाणा के जो थे चौटाला जी, वो काफी साल से चौटाला जी थे। मतलब बीके मल्होत्रा जी आर्चरी में थे, तो वो बीके मल्होत्रा जी आर्चरी में ही 25 साल रहे, 25-30 साल। और बहुत से एग्जांपल ऐसे हैं क्रिकेट में, जैसे शरद पवार जी हो गए, ऐसे पॉलिटिशियन ही आते थे। ठीक है, तो अभी ये आया है तो काफी स्टेप मतलब इसको रिफॉर्म किया है कि इतने % एथलीट होने चाहिए, और ये दोबारा से टेन्योर इनका रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन एंड हेल्दी डाइट का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में अभी भी पॉपुलेशन है जो मॉल न्यूट्रिशन के अंदर जी रही है। हमारी बेटियां जो एडोलेसेंट एज में है, उनमें से 70% जो है वो एनीमिक है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं है, हेल्दी डाइट के बारे में पता नहीं है। राइस पे ही, जहाँ रोटी पे ही हम एथलेटिक परफॉर्मेंस नहीं कर पा सकते। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज फ्रॉड। एज फ्रॉड हमारे प्लेयर्स, हमारे कोचेस करते हैं, और यही कारण है कि आप इमेजिन करेंगे, हमने वर्ल्ड कप कितनी बार अंडर 19 क्रिकेट में जीता है, कितनी बार हॉकी में भी जीता है, और मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छा एथलेटिक्स में भी किया है। चलो वो तो हम इनकी अगर बात करते हैं, नीरज चोपड़ा जी, वो तो 19 में अंडर 20 में वर्ल्ड कप वर्ल्ड में उनका गोल्ड है, उनकी बात नहीं करता, वो नेचुरली टैलेंटेड है। लेकिन मैं मतलब एक बार एक टीम थी, पंजाब की टीम की बात करता हूँ, तो हम हैंडबॉल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ भिलाई में स्टील प्लांट वाले करा रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ कि मेडिकल हुआ, तो मेडिकल वो हिट एंड ट्रायल जैसे नॉर्मली लेमन तरीके से किया, मुंह पे शेप देखी बाल है या नहीं, और फिर वो जो ऑर्थो डॉक्टर था उसने बोन्स का यहाँ से कुछ बैक से कुछ दिखा, तो उन्होंने फिर वो निकाल दिए सारे। तो पंजाब के उसमें से 12 की टीम थी, 10 निकाल दिए, 2 ही बचे। तो वहां पे बहस हो गई, पुलिस आ गई उनको पकड़ने, बोले तू ज्यादा पुलिस वाला है, एक प्लेयर बोलता निकल के, देख मैं भी पुलिस वाला हूं।
जो अंडर 16 खेलने आया है पंजाब से, वो अपना आई कार्ड निकाल के दिखा रहा है कि तू ज्यादा पुलिस वाला मुझे पकड़ रहा है, मैं भी पंजाब पुलिस में हूँ। मतलब देखिए कि एज फ्रॉड की हद देखिए, ये मेरे सामने की बात है, मैं खुद उस टीम में प्लेयर था हिमाचल से। मतलब एज फ्रॉड की बात आप देखिए। तो एज फ्रॉड में क्या होता है कि 22 साल, 22.5 साल से लेके 25 साल तक ओलंपिक की बेस्ट परफॉर्मेंस एज होती है। अब उस एज में तो बच्चा खेल रहा है अंडर 19 टूर्नामेंट, तो जब वो अपनी एज में आएगा तो उसकी पोटेंशियल खत्म हो जाएगी। वो वर्ल्ड कप तो जीत जाएगा अंडर 19 या अंडर 20 का, लेकिन ओलंपिक में परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि बेस्ट एज तो उसने गवा दी जूनियर टूर्नामेंट खेलते ही। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चाहे वो टेक्नोलॉजी की है, चाहे R&D की है, चाहे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे वो साइंटिफिक कोचिंग एंड ट्रेनिंग की है, चाहे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज में स्कूल्स के बारे में है, चाहे वो पेरेंट्स की अवेयरनेस के बारे में है, चाहे पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स की है, चाहे वो न्यूट्रिशन एंड हेल्दी डाइट की है, चाहे वो एज फ्रॉड की है। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पोर्ट्स टैलेंट हंट का प्रोग्राम है, इसको कहीं ना कहीं ये हैम्पर करता है। तो ये आज का मेरा था सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स टैलेंट का नॉर्मल इंफॉर्मेशन देना कि स्पोर्ट्स टैलेंट क्या है इंडिया में, इसका क्या सिनारियो है, ये डेवलपमेंट कैसे होता है, किस एज से करना चाहिए, कौन सी गेम अप्रोप्रिएट किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए, वो नेक्स्ट कभी भी सीरीज जब होगी हमारी तो वो उस पर डिस्कस होगा। तो नेक्स्ट तो डॉक्टर साहब अपना ट्यूसडे फिक्स है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, अगर कोई लेना चाहता है तो कोई बात करना चाहता है बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप जब एसोसिएट होंगे, जैसे मैं लगभग सर जानते हैं देवेंद्र सर अरोड़ा जी, मैं इनिशियल स्टेज से इनसे जुड़ा हूँ और हमारा बहुत सालों से आपस में बातचीत होती रहती है। तो ऐसे ही जब हम एक दूसरे का नंबर लेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम जुड़ेंगे, तो हम दूसरों के नॉलेज भी गेन करेंगे। आप मुझे कुछ बताएंगे, मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी इकट्ठा काम करने की, तो आप ये नोट कर सकते हैं। और अभी क्वेश्चंस आर वेलकम, जो भी क्वेश्चन है इस सदन में जो भी मेंबर अभी पार्टिसिपेटर हैं, तो वो दे कैन आस्क क्वेश्चंस। They can ask question, they can share their views also. Most welcome everyone. डॉक्टर साहब नेक्स्ट ट्यूसडे भी फिक्स रहे आपका? मैं आपको सर कल या परसों फिर बता दूंगा, ठीक है? हाँ, आप कल अभी परसों तक रुक जाइए, एक अपडेट करेंगे, उसके बाद मैं सर आपको बता दूंगा। ठीक है। एक हमारा अभी थर्सडे को भी सेशन है, जो भी मॉल न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, न्यूट्रिशन पर ही मानसी गौतम है हमारे साथ स्पीकर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फेलियर मैनेजमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, जो कि काफी संस्कृति यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिव्या तंवर, बहुत बढ़िया। दिल्ली एनसीआर के दिल्ली एनसीआर के डायरेक्टर हैं एक डॉक्टर अजय कुमार। 31 जुलाई को है वो। तो थर्सडे और सैटरडे 2 हैं, ट्यूसडे का आप बता देंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको मैनेज। मैं सर जी, तो हमने 3 दिन फिक्स किए हुए हैं। ट्यूसडे का सर आपको बता दूंगा जैसा भी रहेगा जी। और मेरे साथी कोई हैं एक दो और भी, एक डॉक्टर राजीव हैं, शायद आज हैं क्या इसमें? नहीं, आज राजीव जी नहीं है, आज योगेंद्र शर्मा जी हैं। हाँ राजीव जी, हाँ रूपलाल जी आए थे अभी से क्रिकेट कोच हैं। हाँ रूपलाल जी मेरे क्लासमेट हैं और बहुत अच्छे वो क्रिकेट के प्लेयर हैं। वो किन्नौर से हैं, वेरी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो लगभग आप ये माने कि 3-4 महीने के लिए खुलता है और 8 महीने बर्फ ही रहती है, वहां पे स्नो रहता है। अरे वाह, वो मतलब ऐसा एरिया है, यानी वहां पे तो एम्प्लॉइज को भी पे बर्फ ही बर्फ। सेम एप्पल, इंडिया में सबसे बढ़िया एप्पल अगर है तो एप्पल किन्नौर का है, किन्नौर का। और उनको पे भी एडवांस में मिलती है क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट में जहाँ पे काम करता है। अच्छा। और क्योंकि बर्फ ही रहती है, मोस्टली बंद ही रहता है। तो सर ये वो राजीव शर्मा जी हैं, डॉक्टर राजीव जी, वो DPS लुधियाना में है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो वो उनका आज प्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने बोला था अरोड़ा सर से बात करना, देवेंद्र सर से। मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, तो कोई नहीं, तो भी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। तो इसी के साथ सर हमारा आज का सेशन फिर समाप्त होता है, समापन करते हैं इसका ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आशा है कि मैं जो भी थोड़ा बहुत जितनी कैपेसिटी है मैं बोल पाया हूँगा, और आपको कुछ बातें समझ आई होंगी या कुछ मतलब रह भी गई होंगी, तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा।
आयुष चौहान ने ज्वाइन किया है हमारे साथ, जो चेतन चौहान जी के पोते हैं, अरे वाह, जो लीग इन क्रिकेट हमारे थे। तो अरे वेलकम हेलो सर, आयुष, वेलकम। हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन सर। हेलो सर। गुड टू सी यू। आयुष भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, क्या बात है। गाजियाबाद इंदिरापुरम में रहते हैं, और एक बहुत अच्छे बॉलर हैं ये, इनकी हाइट भी अच्छी है। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉल। राइट एंड मीडियम फास्ट। क्या बात। यस, और आपके लिए डीएनए, क्रिकेट के लिए स्पेशल करेंगे किसी दिन? डीएनए, हाँ। आपका एक सेशन होना है, जो आपसे बात हुई थी ना, एक तो टेबल टेनिस के लिए मुनमुन सेन जी। है, जो हमारी नेशनल प्लेयर रही है टेबल टेनिस की, उनकी एकेडमी है मुंबई में, P3 के नाम से। क्या बात है। तो बहुत नेक्स्ट बढ़िया। ट्यूसडे आई थिंक पर्टिकुलर सेशन हम स्पोर्ट्स पर लेकर चले कि किस तरह से फिजिकल फिटनेस को स्ट्रांग हाँ रखना है। हाँ, हो जाए, हो सकता है सर। मैं तो परसों आप को आपको कुछ, फाइनल कर दूंगा। तो ट्यूसडे आपका फिक्स हमने रखा हुआ है स्पेशली, ठीक है, तो क्योंकि ये गेम का फिर देख लेंगे हम। हाँ, पर गेम का ले लेंगे। मान लो बैडमिंटन का, क्रिकेट का अलग, फिर किसी दिन टेबल टेनिस का हो जाएगा, किसी जी दिन जी, रेसलिंग का हो जाएगा। तो प्रॉपर उसको। हनुमान, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हनुमान प्रॉपर जी उसका। का दिन है। हनुमान जी का दिन हम लोग एक्चुअली, प्लेयर को एक्चुअल में वो चाहिए जो आप दे रहे हैं, अब देखिए सर, एक्चुअल में चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद फिजिकल एजुकेशन साइड से हूँ। मेरी वाइफ इंग्लिश लिटरेचर में PhD है, लेकिन वो मेरे से ज्यादा वो बोलते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है, क्योंकि बिल्कुल। स्पोर्ट्स में डालने से वो फिजिकली फिट तो रहेंगे, बाकी मेंटली और सोशली भी रहेंगे। तो अभी मेरी बेटी खुद जूडो जम्मू से प्लेयर है। ही, हाँ, वेरी हाँ नाइस। जी, अच्छा बेटी, हाँ, मेरी बेटी खुद जूडो प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है। वो अभी ओके, 9th में है। हम्म, तो चलिए, बस। गॉड ब्लेस यू, आप तो दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। चलिए, मंजरी सहगल है, जम्मू में इंग्लिश की टीचर है, वो खुद उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ये कोर्स करके अब ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, क्या क्योंकि बात, बहुत इंग्लिश के टीचर के लिए पूरा ग्लोबल टीचिंग इजी बढ़िया। हो जाता है। ग्लोबल लेवल पर यूरोपियन पढ़े या ऑस्ट्रेलियन पढ़े या अमेरिकन पढ़े, बहुत इजी हो जाता है उनके लिए। सो देवेंद्र शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। देवेंद्र शर्मा जी हमारे लीजेंड, 35 ईयर प्लस एक्सपीरियंस इनका इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। नमस्कार सर, मध्य प्रदेश भोपाल से हैं, तो नमस्कार। मध्य भारत हमारा मध्य आ गया। सर नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर देव फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली वोट ऑफ थैंक्स एक ऐसी चीज है कि सिर्फ थैंक्स कह के काम चल नहीं सकता है। हमारे जो लर्नड स्पीकर्स हैं, जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, डॉक्टर मुनीश राणा जी, इनकी एक बात से मैं बहुत अच्छी तरह सहमति कहूंगा, क्योंकि ये उसके चैंपियन है फील्ड के, कि जो कंपटीशन लेवल है उसमें हमको ज्यादा लोगों को इनवाइट करना चाहिए। जैसा डॉक्टर मुनीश राणा ने भी कहा था, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतने अच्छे हम प्लेयर्स निकाल पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर मुनीश राणा जी फॉर थैंक यू सर। गिविंग us and our society a much informative session। ये नॉलेजफुल है, इंफॉर्मेटिव है, यूजफुल है। जरूरत है कि हमारे पेरेंट्स इसको समझ पाएं। डॉक्टर देव, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, मैं जिस मकान में मेरठ में रहा करता था, हाँ, तो कभी ऐसी बात होती थी, और अभी आज ही मेरे पास रात को मैसेज आया था, कल रात को, कि उसने अपने बेटे को कुश्ती के लिए मेरठ में ज्वाइन करा दिया है। अरे वाह, एंड ही इज डेडिकेटेड। उसने उस बच्चे का रूम बनाया है जिसमें ओलंपिक का जो लोगो है वो लगाया हुआ है, वेरी और नाइस। उसने नीचे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पहलवान फ्रॉम मेरठ। वाह, क्या बात, दैट्स बहुत ग्रेट, बढ़िया। क्योंकि अभी दिव्या काकरान ने भी मेडल जीता है, जी। तो डेफिनेटली बैक टू बैक। मेरठ की सर हिस्ट्री भी है कबड्डी और रेसलिंग में, मेरठ अच्छा रहा है। हाँ, लड़ने भिड़ने वैसे ही अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया है। नसीम आबिदी जी हैं UAE से हमारे साथ जुड़े हुए। नसीम आबिदी जी, प्लीज ओपन योर माइक। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। सर गुड टू सी यू सर, बहुत अच्छा लगा। आप सर अपने व्यूज थोड़े से रखें, क्योंकि ये हमारी बैक टू बैक सीरीज चल रही है। मनीष राणा जी बता रहे हैं सारा स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए, फिर न्यूट्रिशन का थर्सडे हमारा है, और सैटरडे जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर रहता है। तो 3 दिन हमारे 7 PM के फिक्स है। नसीम जी आपका स्वागत है।
थैंक यू बहुत अच्छा इनिशिएटिव है देवेंद्र जी से। सो इसको कंटिन्यू रखिए। मैं टाइम नहीं मिल पाता है ज्वाइन करने का, सो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज्वाइन करता हूँ कभी कभी। बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज हम लोग जो है हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है कंट्री में, बट हमारे रिसोर्सेज और हमारे जो मैनेजमेंट की कमी है, और वो आप बहुत अच्छा पूरा कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा कंटिन्यू रखिए, होपफुली विल बी मच बेटर और मच बेटर परफॉर्मेंस। Yes. Okay. Thank you very so much. much. Thank you so much, Naseem ji. All right. So thank you everyone. Thank you Shaurya. Thank you Ragini, Mansi. We ready for the next webinar Thursday. Mansi नए टाइटल के साथ आएंगी फिर से। वेलकम। बहुत ज्यादा। Yeah. Sure, sir. Thank you. Thank you so Thank you, much. Manish, sir. Thank Very you everyone. informative session, sir.